स्वागत है मित्रों। आज हम सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कॉलरिज का जन्म सन 1722 ईस्वी में एवं मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई। इनका जन्म डेवनशायर इंग्लैंड में हुआ। कॉलरिज कल्पना सिद्धांत के अंतर्गत कल्पना के दो मुख्य रूप मानते हैं। पहला मुख्य कल्पना, जिसे उन्होंने अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के रूप में माना। दूसरा गौड़ कल्पना, जिसे उन्होंने रीजनिंग कहा। इसका संबंध तर्क से होता है। तो एक मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना सामान्यतः सभी में होती है, यानी आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक जो सामान्य कल्पना शक्ति होती है, जिससे वह अपने जीवन के तमाम कार्य व्यापार संपन्न करता है, सोच विचार रखता है, वो सब मुख्य कल्पना कही जा सकती है। गौड़ कल्पना मुख्यतः कॉलरिज के अनुसार दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं कवियों में पाई जाती है। गौड़ कल्पना को उन्होंने रीजनिंग कहा, यानी तर्क से उसका संबंध माना। यानी जो मनुष्य की मुख्य कल्पना होती है, जो सामान्य समझ होती है उसकी, उसमें सायास, कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, विचारशीलता के द्वारा जो वृद्धि की जाती है, जो बाह्य रूप से आप कह सकते हैं जो कल्पनाशीलता उसमें प्रवेश करती है, वो गौड़ कल्पना कही जाती है। यह सब में नहीं पाई जाती कॉलरिज के अनुसार, केवल दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, कवियों या इस तरह की विचार प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों में पाई जाती है। कॉलरिज के चिंतन की जड़ें जर्मन प्रत्ययवादियों के दर्शन में थी। जर्मन प्रत्ययवाद का मतलब जो आइडियलिस्टिक होते हैं, जो आदर्शवादी विचारधारा थी जर्मन की, उससे इनकी कल्पना सिद्धांत प्रभावित था। प्रत्ययवादियों के अनुसार सुसंबद्धता या आवयविक अन्विति यानी ऑर्गेनिक अन्विति को बहुत महत्व दिया जाता था। मुख्य कल्पना बाह्य या भौतिक जगत से सामग्री जुटाती है। गौड़ कल्पना इन बाह्य वस्तुओं के अंतस में व्याप्त सत्य का भेदन करती है। अब आप इस पंक्ति पर ध्यान दें कि जो मुख्य कल्पना बाह्य या भौतिक जगत से सामग्री जुटाती है, अर्थात हम अपनी सामान्य समझ से, अपनी सामान्य चेतना से जो सभी व्यक्ति जो भी ज्ञान संपदा अर्जित करते हैं, उनके अवचेतन या चेतन मन में जो भी सामग्रियां दुनिया से, दुनियादारी से इकट्ठी होती हैं, गौड़ कल्पना यानी कि तर्कशीलता इन सभी जो भी सामग्रियां इकट्ठी की जाती हैं, मनुष्य के चेतना में व्याप्त होती हैं, उन सभी के केंद्र में जो सत्य व्याप्त होता है, जो कार्य और कारण संबंध होता है, उसका भेदन करती है। यानी उनमें तर्कशीलता की स्थापना करती है। यानी यह वस्तु है तो क्यों, इसका अस्तित्व कैसे है, तमाम तरह के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वो सब गौड़ कल्पना करती है। गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना द्वारा संग्रहित वस्तु तत्वों का तार्किक, प्राकृतिक एवं सुसंबद्ध पुनर्संयोजन करती है। इसका तात्पर्य यह है कि गौड़ कल्पना जो विचारशीलता, तर्क के माध्यम से किसी मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और उसे विशेष बना देती है, वो उसका कार्य होता है कि मुख्य कल्पना के द्वारा, यानी मनुष्य की सामान्य चेतना में जो भी वस्तु है, उनमें तार्किक, प्राकृतिक, सुसंबद्ध पुनर्संयोजन करती है। जो भी तोड़ फोड़ हुई रहती है मनुष्य के मस्तिष्क में, चाहे वो उसकी चिंताधारा में, चाहे उसकी सामान्य समझ में, गौड़ कल्पना उनका पुनर्संयोजन कर देती है, यानी मेंटेनेंस करती है। इसी तरह से कल्पना का एक और रूप वो जिक्र करते हैं मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना के अलावा, ललित कल्पना, जिसे उन्होंने फैंसी कल्पना कहा है। इसका संबंध शैली से होता है, जहाँ सुसंबद्धता एवं नैतिक प्राकृतिक संबंध न होकर यांत्रिक संयोजन होता है। आप इसे ये समझ सकते हैं कि सब कुछ जो आर्टिफिशियल हो, यानी एक रम्यता हो, एक जहाँ पे देखने सुनने में तो बहुत कुछ अच्छा लगे लेकिन उसमें प्राकृतिक संबंध ना हो, वहाँ फैंसी यानी ललित कल्पना पाई जाती है। फलस्वरूप यह कल्पना निरस्ता उत्पन्न करती है। कल्पना के समन्वीकरण की शक्ति को कॉलरिज ने आध्यात्म,
तथा ईश्वरीय प्रेरणा से जोड़ा। कॉलरिज अपने कल्पना सिद्धांत के अंतर्गत जो मुख्य स्थापना करते हैं वह यह कि तमाम तरह की जो हमारे मस्तिष्क में सामग्रियां उत्पन्न होती हैं या संग्रहित होती हैं अवचेतन मस्तिष्क में, कल्पना के माध्यम से उनमें समन्वीकरण स्थापित किया जाता है। और यह मनुष्य के बस की बात नहीं है, ऐसा कॉलरिज कहते हैं। कॉलरिज के कहने का तात्पर्य है कि इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है या कोई ईश्वरीय प्रेरणा कार्य करती है। तो कॉलरिज सर्वसामान्य में व्याप्त मुख्य कल्पना मानव में ईश्वरीय कल्पना का अंश मानते हैं। उनका कहना है कि जो मनुष्य के भीतर सामान्य समझ या सामान्य कल्पना कार्य करती है उसमें ईश्वरीय कल्पना का अंश समाहित होता है। यह तमाम परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि किस विचारक, पाश्चात्य विचारक या काव्यशास्त्री के सिद्धांत में ईश्वरीय कल्पना का स्वीकार्य है या ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार मिलता है, तो वो कॉलरिज के सिद्धांत में मिलता है। श्रेष्ठता क्रम में कॉलरिज गौड़ कल्पना को प्रथम स्थान पर, मुख्य कल्पना को द्वितीय स्थान पर और ललित कल्पना को अंतिम स्थान पर रखते हैं। कॉलरिज के अनुसार गौड़ कल्पना और मुख्य कल्पना के बीच परिमाणात्मक संबंध होता है, यानी क्वालिटी का फर्क नहीं होता, परिमाण यानी मात्रा का फर्क होता है गौड़ कल्पना और मुख्य कल्पना के बीच। मुख्य कल्पना और ललित कल्पना के मध्य गुणात्मक अंतर होता है। गुणात्मक अंतर यह कि मनुष्य के भीतर जो सामान्य सोचने विचारने की शक्ति होती है, जो अपना एक उसका अलग अस्तित्व है, वो ललित कल्पना यानी यांत्रिक संबंधों, यांत्रिकताओं के माध्यम से जो सोचने विचारने की शक्ति होती है, उन दोनों में एक अंतर होता है। वो अंतर गुणात्मक होता है, क्वालिटी का अंतर होता है। आप मशीनी भाषाओं और हमारे लोक भाषाओं या लोक में व्याप्त भाषाओं की सजीवता और उनके गुणों को इस अंतर के सामने रखकर देख सकते हैं। तो यह था कॉलरिज के कल्पना का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कल्पना की जो पुनर्संयोजन की शक्ति होती है उसको स्थापित किया है। मनुष्य की सामान्य कल्पना और विशेष व्यक्तियों की गौड़ कल्पना, दोनों में अंतर को वो स्थापित करते हैं। आगे कई और पाश्चात्य विचारकों के सिद्धांतों पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।